पहले सीआईएसएफ, एचसीएम या फिर फायरमैन या हेड कांस्टेबल कोई पेपर पहले दे रखा होगा। तो जो बिल्कुल जिन्होंने पहले पेपर दे रखा है, देखिए उनको अपने आईडी पासवर्ड डालने हैं, लेकिन पूरी उम्मीद है कि वो आईडी पासवर्ड भूल गए होंगे। तो वो यहाँ क्लिक करना, फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड, और इस पर क्लिक करके आप ये देख सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि आपकी आईडी पासवर्ड क्या है। बाकी आपका वो फोन नंबर खो गया है, कुछ भी हो गया है, आप नए हैं, तो फिर आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही कुछ एंट्रीज आएंगी। नाम है, ये नाम भरना होता है आपको 10th की मार्कशीट के हिसाब से। ये बड़ी आसान सी बातें लग रही हैं, लेकिन जब मिस्टेक हो जाती है तब इनका महत्व समझ में आता है, इसलिए इनको थोड़ा ध्यान से भरिएगा। यहाँ पे नाम भरना है, यहाँ पे नाम को वेरीफाई करना है। हैव यू एवर चेंज द नेम, क्या आपने कभी नाम बदला है अपना? अगर हाँ तो यस, वैसे ज्यादातर तो नहीं बदलते हैं अपना नाम। अगर नाम बदला है, यस करोगे, तो फिर यहाँ चेंज वाला नाम और पिताजी का नाम आपको डाल देना है। आगे चलिए, थोड़ा एंट्रीज को ध्यान से भरिएगा। मोबाइल नंबर डालेंगे आप अपना, वेरीफाई मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी को दोबारा यहाँ डालेंगे, डिक्लेरेशन पे लगाएंगे आई एग्री, और जो यहाँ पे कैप्चा कोड दिया हुआ है इसे यहाँ पे आप डाल देंगे। उसके बाद इतना करते ही जो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड होंगे वो आपके मोबाइल पर एसएमएस में और ईमेल आईडी पर चले जाएंगे। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ईमेल आईडी को तभी ध्यानपूर्वक भरें और ऐसी ईमेल आईडी भरें जो आपकी चालू हालत में है। बहुत बार क्या होता है, देखो ये लंबी प्रोसेस चलेगी भाई, साल भर कम से कम प्रक्रिया चलनी है, कई बार फोन नंबर बीच में खो जाता है, आईडी पासवर्ड हमें पता नहीं होते हैं, तो फिर एक ऑप्शन केवल ईमेल आईडी रह जाता है। तो इस फॉर्म के लिए नहीं, किसी भी फॉर्म के लिए अपनी एक ईमेल आईडी बना लो और उस ही ईमेल आईडी को सही से चलाओ। बहुत सारे भाई बहन तो साइबर कैफे से जो भरवाते हैं वो उन्हीं की ईमेल आईडी डलवा देते हैं, और किसी की ईमेल आईडी मत डलवाओ, अपनी ईमेल आईडी डलाओ, उसको लिख के रख लो अच्छे से, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आपके मोबाइल फोन पे एसएमएस आएगा और ईमेल आईडी पे आएगा उसको यहाँ डाल देंगे। बाकी यहाँ पे कैप्चा कोड आएगा, इसमें नहीं आया है, कैप्चा कोड आएगा वीक एक्स क्यू कुछ भी करके, उसको यहाँ पे आप डाल दीजिएगा और यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको करना है, ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको डालना है क्लिक हेयर टू अप्लाई, यहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे। डिटेल्स डालनी होंगी, अपनी डिटेल्स डालनी होंगी। जैसे यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना होगा, फादर्स नेम लिखना होगा, मदर्स नेम लिखना होगा, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी और आपको अपना जेंडर डालना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी डालनी होगी, उसके बाद आप इंडियन है, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालनी होगी, हाईएस्ट में आप कुछ भी डाल सकते हो, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, नहीं कर रखी है, कुछ भी आप डाल सकते हो। बाकी यहाँ पे आप 12th वाली डालोगे कि आपने साइंस सब्जेक्ट से 12th पास कर रखी है। अपना रिलीजन, सर्विसमैन आप नहीं होंगे उम्मीद है, जो हो वो यस डाल दीजिएगा। और एज रिलैक्सेशन के लिए अगर आप देख रहे हैं तो यस, नहीं तो नो। एज रिलैक्सेशन उनको मिलेगा जो रिजर्व कैटेगरी में होंगे। उसके बाद आप अगर नक्सलाइट एरिया से हैं, इस पॉइंट को बड़े ध्यान से बनना, अगर आप नक्सलाइट एरिया से हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। वैसे बहुत आसान फॉर्म है, कोई इसमें बहुत बड़ी कुछ भी चीज, बेसिक सी डिटेल्स हैं। उसके बाद अपने डोमिसाइल का स्टेट डालना है, मूल निवास का, कि कौन सा राज्य है आपका, कौन सा जिला है आपका। उसके बाद अगर आप किसी स्टेट या यूटी से किसी दूसरी जगह आए हैं तो आपको बताना है यस या नो। और देखो इसमें इतना ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आप मान लो उत्तराखंड के हैं और तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में आके, तो वो माइग्रेटेड नहीं होता। माइग्रेटेड का मतलब होता है पूर्ण रूप से उस जगह को छोड़ के आ जाना। आप उत्तराखंड के हैं, आप यूपी में तैयारी कर रहे हैं, तो पूरी ये नहीं है माइग्रेटेड। माइग्रेटेड तब होता है जब आपकी पूरी फैमिली इधर शिफ्ट हो जाए और आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड हो गया, मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, आपके बिजली का बिल जो है, सारी चीजें वो सारी की सारी यूपी की आती होंगी। इसको माइग्रेशन बोलते हैं। केवल एक आदमी के आ जाने से वो माइग्रेशन नहीं होता है। आपके डॉक्यूमेंट जहां के हों वहीं के डालिएगा फिर आप, ठीक है। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, इनको थोड़ा ध्यान से भरना, क्योंकि पहले मैं भी इसको कैजुअल लेता था, लेकिन मैंने देखा जब मैंने भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लिया तो मैं देखता था हर एक स्टेज पर मुझसे यही दो बातें ज्यादा पूछी जाती थी। तो ये दोनों मार्क्स अपने अच्छे से डालना। जैसे मान लो किसी के मोल है, तिल है, यहाँ तिल है तो वो यहाँ की लोकेशन डाल देंगे। किसी को कोई चोट लग जाती है, ऐसी चोट जिसका निशान परमानेंट होता है, आप उसको डाल सकते हैं, वो कहीं भी हो प्रॉपर उसको वहां पे डाल दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस आपको डालना है, अपने पोस्ट का नाम, स्टेट का नाम डालना है और जिले का नाम आपको डालना है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड डाल देना है
और अगर परमानेंट एड्रेस और करस्पोंडेंस का एड्रेस सेम है, परमानेंट एड्रेस क्या होता है, जहां पर आपका स्थायी पता होता है, जहां पर आपका गांव घर है। करस्पोंडेंस का क्या होता है, जहां पे जैसे आप मान लो रूम लेके तैयारी कर रहे हैं, वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि करस्पोंडेंस का एड्रेस मत डालिएगा, परमानेंट एड्रेस ही डालो, क्योंकि करस्पोंडेंस में आज वहां है, कल को आप वहां नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरा तो गांव हम छोड़ के आ चुके हैं, दिल्ली रह रहे हैं, तो फिर आप अपना करस्पोंडेंस का एड्रेस ही डालिएगा, ठीक है। तो अगर सेम है तो ठीक है, अगर सेम नहीं है तो फिर से आपको अपने करस्पोंडेंस की एड्रेस की सारी डिटेल डालनी होगी, पत्राचार के पते की एक तरह से। आगे आप इन ऑप्शंस को ना थोड़ा ध्यान से पढ़ पढ़ के करना। ज्यादातर लोग मैंने देखा है इनको नो 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 कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है, हर एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड एनी कोर्ट और लॉ, मतलब तुम कभी किसी कभी किसी कानूनी नियम वगैरह से प्रभावित हुए हो, मतलब तुमने कोई गलत काम किया हो, तुम्हारे ऊपर कोई सजा वजा हुई हो, वैसे ऐसा नहीं होगा, आप नो करेंगे इसमें। इज देयर एनी केस पेंडिंग, आपके ऊपर कोई केस पेंडिंग में है, नहीं। हैज एनी एफआईआर बीन लॉग, मतलब तुम्हारे ऊपर कोई एफआईआर वगैरह तो नहीं है, नो। वॉज एनी एफआईआर एवर लॉग, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे ऊपर कभी कोई एफआईआर हुई थी, बेशक उसका डिसीजन तुम्हारे पक्ष में आ गया हो, तो आप मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। हैव यू एवर बीन डिसमिस्ड फ्रॉम एनी सर्विस अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, या कभी आप डिसमिस हुए हो किसी सर्विस से, तो आप नो। देखो अगर एफआईआर आपके ऊपर हुई भी हो किसी भी काम में, बट उसका डिसीजन आपके पक्ष में आ गया हो, तो फिर यही लिखना कि हाँ मेरे ऊपर एफआईआर हुई थी, क्योंकि जो जांच होती है बाद में, जब डॉक्यूमेंट्स की जांच होती है और जब पुलिस वेरिफिकेशन होती है, तो उसमें प्रॉपर सारे रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं। तो इस चक्कर में मत रहना बिल्कुल भी कि यार बाद में कौन देखने बैठा, नहीं, हर एक डॉक्यूमेंट की प्रॉपर जांच होती है। अभी मेरे डॉक्यूमेंट्स की भी जांच ही चल रही है, यूनिवर्सिटी भेजे गए सारे डॉक्यूमेंट, जहां जहां से मेरे 10th 12th के और ग्रेजुएशन के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, तो सारे के सारे यूनिवर्सिटियों में अभी जा रहे हैं और उनकी वेरिफिकेशन हो रही है। तो जो भी सच्चाई हो आप उसी को लिखिएगा। Have your service ever been terminated while on probation? क्या आप किसी नौकरी में लगे और साल 2 साल के अंदर ही आपको नौकरी से निकाल दिया गया, यस या नो, तो आप लिखेंगे नो। उसके बाद इसको आप चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे और सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। आगे चलें, फिर यही सारी डिटेल आपकी आएंगी, एक बार डिटेल्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलो मैं ही पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ आपको। आपने अपना फोटोग्राफ कब लिया था जो आप इस पे चिपका रहे हो, वेदर द डेट मेंशन्ड एट एसएल नंबर 23 इज क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ। देखो आपको जो फोटोग्राफ लगाना है उस पर आपको डेट भी लगवा देनी है, मतलब जो आप जहां फोटो खिंचवाएं तो उन भैया को बोल देना कि इसके ऊपर आप डेट भी लगा दीजिएगा। जैसे ये फोटो है और जिस भी डेट को आप फोटो ले रहे हैं, आजकल में एक फोटो करवा लीजिएगा और उस पर डेट भी लिख देना, आज की डेट हो गई, कल की डेट हो गई, जैसे 1 सितंबर 2024 ऐसे करके। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड